हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है, यानी पाचन तंत्र कहते किसे हैं। देखो, पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा यानी जलीय अपघटन के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलता है, उसे कहते हैं पाचन तंत्र। यह जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, या इसे कहते हैं पोषण नाल, या इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियां यानी ऑक्सिलरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले अपने विस्तार से पढ़ते हैं आहार नाल को कि आहार नाल कहते किसे हैं। देखो, आहार नाल शरीर का वह भाग होता है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है और भोजन का उत्सर्जन होता है। यदि आहार नाल की लंबाई की बात करें तो आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में तो होती है 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर, और मृत्यु के पश्चात आहार नाल की लंबाई हो जाती है 8 से 10 मीटर। देखो, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आहार नाल की लंबाई बढ़ने का कारण होता है आहार नाल में शिथिलन होना यानी आहार नाल का फूलना, जिसके कारण इसकी लंबाई 4.5 मीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है 8 से 10 मीटर। यह जो आहार नाल है, आहार नाल को 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मुख गुहा, या इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। दूसरा भाग है ग्रसनी, या इसे कहते हैं फेरिक्स। तीसरा भाग है ग्रसिका, या इसे कहते हैं ग्रासनली, या इसे कहते हैं ओइसोफेगस। चौथा भाग है आमाशय, या इसे कहते हैं स्टोमक। पांचवा भाग है छोटी आंत, या इसे कहते हैं अक्षुदांत्र, या इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा भाग है बड़ी आंत, या इसे कहते हैं वृहदांत्र, या इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और सातवां भाग है मलाशय, या इसे कहते हैं गुदा, या इसे कहते हैं रेक्टम। ये जो सातों भाग है, ये सातों भाग मिलकर निर्माण करते हैं आहार नाल का। तो अपने सबसे पहले पढ़ते हैं आहार नाल के प्रथम भाग मुख गुहा को, यानी बक्कल कैविटी को। देखो, मुख गुहा एक कटोरे नुमा अंग होता है यानी बाउल शेप्ड अंग होता है। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं तालु या पैलेट। यदि मुख गुहा के कार्य की बात करें तो मुख गुहा का कार्य होता है भोजन का अंतर्ग्रहण करना यानी भोजन का इंजेशन करना। अंतर्ग्रहण क्या होता है? देखो, भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। यह जो मुख गुहा होती है यह बाहर से होठों द्वारा सुरक्षित रहती है, और इन होठों पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लेबियल ग्रंथि। यह जो लेबियल ग्रंथि होती है यह ग्रंथि सीबीसीएस ग्रंथि का ही रूपांतरण है, और इसी लेबियल ग्रंथि के कारण हमारे होठ हमेशा नम रहते हैं। यह जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा में स्थित होते हैं जबड़े तथा दांत। जबड़े, जिसे हनु भी कहते हैं, ये जो जबड़े होते हैं ये संख्या में 2 होते हैं। ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है जबकि निचला जबड़ा गतिमान होता है। ये जो जबड़े होते हैं, इन जबड़ों में कुछ सांचे बने होते हैं जिन्हें कहते हैं गम यानी मसूड़ा, और इन्हीं मसूड़ों में स्थित होते हैं दांत। इसमें ध्यान रखना कि हमारे दांत जिस प्रकार मसूड़ों में व्यवस्थित होते हैं, मसूड़ों तथा दांतों की इसी स्थिति को कहते हैं गर्तदंती यानी थीकोडोंट। देखो, मनुष्य में दांतों की 2 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली तो है द्विबारदंती, या इसे कहते हैं डाइफियोडोंट। दूसरी अवस्था है विषम दंती, या इसे कहते हैं हेटेरोडोंट। द्विबारदंती का मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं। पहले तो होते हैं अस्थायी दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। दांतों के इन्हीं प्रकारों को कहते हैं द्विबारदंती। विषम दंती का मतलब क्या हुआ कि हमारे जबड़े में जो अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि इंसाइजर टीथ, कैनाइन टीथ, प्रीमोलर टीथ, मोलर टीथ, दांतों के इन्हीं प्रकारों को कहते हैं विषम दंती। देखो, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला प्रकार है कृंतक दांत, या इसे कहते हैं छेदक दांत, या इसे कहते हैं इंसाइजर टीथ।
यह जो कृंतक दांत होते हैं ये सबसे आगे की तरफ स्थित होते हैं। इन कृंतक दांतों की कुल संख्या होती है 8, यानी 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और 2 जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। ये जो कृंतक दांत होते हैं इन दांतों के निकलने की आयु होती है 6 माह, यानी कृंतक दांत 6 माह की आयु में निकलते हैं। ये जो कृंतक दांत हैं इन कृंतक दांतों का कार्य होता है भोजन को काटना। इसके अलावा ध्यान रखना कि कृंतक दांत पहले अस्थायी आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं। दांतों का दूसरा प्रकार है रदनक दांत, या इसे कहते हैं भेदक दांत, या इसे कहते हैं कील दांत, या इसे कहते हैं कैनाइन टीथ। यह जो रदनक दांत होते हैं ये कृंतक दांतों के दोनों साइड में एक एक होते हैं, यानी 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 निचले जबड़े में होते हैं। इस प्रकार रदनक दांतों की कुल संख्या होती है 4। रदनक दांतों के निकलने की आयु होती है 16 से 20 माह, यानी 16 से 20 माह की आयु में ये दांत निकलते हैं। इन रदनक दांतों का कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। इसके अलावा ध्यान रखना कि रदनक दांत भी कृंतक दांतों की तरह पहले अस्थायी आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं। दांतों का तीसरा प्रकार है अग्रचर्मणक दांत, या इसे कहते हैं प्रीमोलर टीथ। ये जो अग्रचर्मणक दांत होते हैं ये रदनक दांतों के दोनों साइडों में एक एक जोड़ी होते हैं, यानी 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। तो इस प्रकार इन अग्रचर्मणक दांतों की कुल संख्या होती है 8। ये जो अग्रचर्मणक दांत होते हैं इन दांतों के निकलने की आयु होती है 6 से 11 वर्ष, और इन दांतों का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को चबाना और पीसना। इसके अलावा इन अग्रचर्मणक दांतों में विशेष बात ध्यान रखना कि ये जो दांत हैं ये सिर्फ स्थायी ही आते हैं। कैनाइन और इंसाइजर दांतों की तरह ऐसा नहीं होता कि पहले अस्थायी आएंगे फिर स्थायी आएंगे। ये दांत सीधे स्थायी ही आते हैं। और दांतों का चौथा प्रकार है चर्वणक दांत, या इसे कहते हैं मोलर टीथ। ये जो चर्वणक दांत होते हैं ये दांत दोनों जबड़ों के किनारों पर 3-3 पाए जाते हैं, यानी एक जबड़े में 3 एक साइड होते हैं और 3 दूसरी साइड होते हैं, यानी 6 ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार इन दांतों की कुल संख्या होती है 12। इसके अलावा इन दांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों जबड़ों के किनारों पर जो एक एक दांत होते हैं, यानी दोनों जबड़ों के चारों कोनों पर जो एक एक दांत होते हैं उन्हें कहते हैं अकलदाड़ या विस्डम टीथ। ये जो विस्डम टीथ होते हैं इन दांतों की कुल संख्या होती है 4, और इन विस्डम टीथ के निकलने की आयु होती है 17 से 25 वर्ष, और बाकी जो 8 मोलर टीथ हैं उनके निकलने की आयु होती है 24 से 30 माह। ये जो विस्डम टीथ होते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, यानी अवशेषी अंग होते हैं। इनका शरीर में कोई यूज नहीं होता। ये जो चर्वणक दांत हैं इन चर्वणक दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना और पीसना। ये जो 12 चर्वणक दांत हैं इन 12 चर्वणक दांतों में 8 दांत पहले अस्थायी आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं, लेकिन जो 4 विस्डम टीथ हैं, अकलदाड़ हैं, वे स्थायी ही आते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य में अस्थायी दांतों यानी दूध के दांतों की कुल संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 12। टोटल दांत कितने हो गए? 32। ये जो 20 अस्थायी दांत होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? 8 तो होते हैं इंसाइजर टीथ, 4 होते हैं कैनाइन टीथ और 8 होते हैं मोलर टीथ। और 12 जो स्थायी दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 8 तो होते हैं प्रीमोलर टीथ और 4 होते हैं मोलर टीथ। ये जो अस्थायी दांत होते हैं ये दांत 6 माह की आयु में निकलना शुरू होते हैं और 2.5 वर्ष की आयु में यानी 30 माह की आयु में इनकी संख्या हो जाती है 20। और जो स्थायी दांत होते हैं ये दांत 6 वर्ष की आयु के बाद जब अस्थायी दांत गिरने लग जाते हैं तब ये दांत आना शुरू होते हैं। यदि मनुष्य में दंत सूत्र की बात करें तो मनुष्य का दंत सूत्र होता है ICPM/ICPM। I का मतलब इंसाइजर टीथ, C का मतलब कैनाइन टीथ, P का मतलब प्रीमोलर टीथ
और m का मतलब मोलर टीथ। यदि सूत्र को संख्या में लिखें तो 2123 बटा 2123। ये जो सूत्र है ये जोड़ी में दर्शाता है दांतों को। यदि कुल संख्या में देखें तो सूत्र क्या होगा, 4246 बटा 4246। इसके अलावा आपने कुछ व्यक्तियों में देखा होगा कि एक या एक से अधिक दांत साधारण दांतों के साथ आते हैं, यानी दांतों के ऊपर दांत होते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं हाइपरडोनसिया या अधिसंख्या दांत। अब पढ़ते हैं दांत की संरचना। देखो, दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है शिखर या क्राउन। दांतों का मसूड़ों के ऊपर जो निकला भाग होता है उसे ही कहते हैं शिखर या क्राउन। दांतों का दूसरा भाग होता है जड़ भाग, या इसे कहते हैं मूल, या इसे कहते हैं रूट। दांतों का जो मसूड़ों के अंदर धंसा भाग होता है उसे ही कहते हैं जड़। दांतों का तीसरा भाग है ग्रीवा, या इसे कहते हैं नेक। दांतों के जो क्राउन भाग है और रूट भाग है, इन दोनों भागों के बीच के भाग को कहते हैं ग्रीवा। इसके अलावा प्रत्येक दांत के अंदर एक गुहा होती है जिसे कहते हैं पल्प कैविटी, यानी मज्जा गुहा। इसी गुहा के ऊपर स्थित होती है डेंटाइन या दंतास्थि। यह जो डेंटाइन होती है यही दांत के अधिकांश भाग को तैयार करती है। इसके अलावा अक्सर आपने दांतों पर पीला पदार्थ जमा हुआ देखा होगा जिसे कहते हैं टार्टर। यह जो टार्टर होता है यह दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और दांत गिरने लग जाते हैं। अब बात करते हैं दांतों के इनेमल के बारे में, यानी दंतवलक के बारे में। देखो, जो दांतों के ऊपर सफेद चमकीली परत होती है उसे ही कहते हैं इनेमल या दंतवलक। यह जो इनेमल होता है यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह मिलकर बना होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। देखो, जब अपने ज्यादा ब्रश करते हैं या अधिक ठंडी, अधिक गर्म और ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं तो दांतों के ऊपर का जो इनेमल होता है वो हट जाता है, जिससे क्या होता है, डेंटाइन खुल जाता है और दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं जीभ के बारे में, यानी जिह्वा के बारे में। देखो, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पेपिली पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं, यानी टेस्ट बर्ड्स। ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगता है। इसके अलावा एक सामान्य मनुष्य की जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या होती है 2000 से 8000। और ध्यान रखना, स्त्रियों में इन टेस्ट बर्ड्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है। देखो, जीभ के सबसे अंतिम भाग पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनके द्वारा हमें पता लगता है कड़वे स्वाद का, यानी बीटर टेस्ट का। जीभ के बगल में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनके द्वारा हमें पता लगता है खट्टे स्वाद का, यानी सोर टेस्ट का। जीभ के सबसे अगले भाग पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनके द्वारा हमें पता लगता है मीठे स्वाद का, यानी स्वीट टेस्ट का। और खट्टे स्वाद और मीठे स्वाद वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं उनके बीच में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं उनके द्वारा हमें पता लगता है नमकीन स्वाद का, यानी साल्ट टेस्ट का। अब बात करते हैं मुख गुहा से संबंधित ग्रंथि के बारे में, यानी लार ग्रंथि के बारे में, जिसे कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। यह जो लार ग्रंथि होती है यह 3 प्रकार की होती है जो अलग अलग जगह स्थित होती है। पहला प्रकार है कर्णपूर्व ग्रंथि, या इसे कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। यह जो पैरोटिड ग्रंथि है यह कान के नीचे गाल में स्थित होती है जो सीरम का स्राव करती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो पैरोटिड ग्रंथि है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि का दूसरा प्रकार है अधोजंब ग्रंथि, या इसे कहते हैं अधोहनु ग्रंथि, या इसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यह जो अधोजंब ग्रंथि है यह निचले जबड़े के निचले भाग में स्थित होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और यह क्या करती है, सीरम तरल और श्लेष्मा तरल दोनों का स्राव करती है।
लार ग्रंथि का तीसरा प्रकार है अधोजीवा ग्रंथि, या इसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि। यह जो अधोजीवा ग्रंथि होती है, यह जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है और श्लेष्मा तरल का स्राव करती है। देखो, लार ग्रंथि के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसे कहते हैं लार या सलाइवा। यह जो लार होती है, इस लार का पीएच मान होता है 6.8, यानी लार होती है दुर्बल अम्लीय। यदि लार के संगठन की बात करें तो लार में 90% तो होता है पानी और 2% होता है श्लेष्मा, सीरम और एंजाइम्स। एंजाइम्स में बात करें तो लार में होते हैं टाइलिन एंजाइम, या इसे कहते हैं अल्फा एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। यह जो टाइलिन एंजाइम होता है, यह एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज शर्करा क्या है, डाइसेकेराइड है। यानी अपने कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलता है। और यह जो लाइसोजाइम एंजाइम है, यह एक रोगाणुरोधी एंजाइम है, यानी यह एंजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। इसके अलावा लार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रवण होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने पाचन तंत्र के जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।